राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम बात करेंगे जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चाइना के साथ जो बात की और बात करने के बाद उन्होंने संसद में जो कहा है, उसके बाद विरोधी दलों द्वारा कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अप्रैल 2020 में जो स्थिति थी उस स्थिति को बरकरार रखा गया है और चाइना अपने सैनिक को पीछे करेगा और फिंगर 8 पे जाएगा और भारत के सैनिक फिंगर 3 के पीछे अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बता दें कि भारत के अंदर आज एक विचित्र ही स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जाता है, तथ्य सामने नहीं रखा जाता, सच्चाई को समझने का प्रयास नहीं किया जाता और अच्छे काम के लिए प्रशंसा नहीं की जाती है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, लेकिन जब राष्ट्रीय मसला हो, राष्ट्रीय मुद्दे हो और राष्ट्रहित में अगर कोई काम हो रहा हो तो विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जैसा पहले किया जाता था। लेकिन आज यह एक परंपरा सा बनता चला जा रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ जो सकारात्मक रवैया होनी चाहिए उसे नहीं दिखा रहा है। अब आप इसे यह कह सकते हैं कि सहयोग लिया जा रहा है या सहयोग दिया जा रहा है या ऐसा प्रयास ही नहीं किया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम प्रारंभ से इस बात का जिक्र करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि हमें सबसे पहले यह मानकर चलना चाहिए कि यह राष्ट्र हमारा है और हम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम है। अगर राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर हम चलेंगे, राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर यह देश को हम आगे लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र सर्वप्रथम बनकर रहेगा। राजनीति होनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना अपना मैनिफेस्टो है और उन्हें अपने मैनिफेस्टो को लागू करना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ अपनी मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपनी जीत के लिए वह ऐसे कांटे न बो दें जो आने वाले समय में राष्ट्र के लिए घातक हो, राष्ट्रवासियों के लिए घातक हो। आपस में प्रेम घटे और आपस में एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने के लिए काम करें और शांति की जगह अशांति फैले। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वहाँ के गवर्नर के साथ किया गया, यह न तो हमारी संस्कृति है और न ही हमारे मर्यादा के अनुकूल है। कोश्यारी जी गवर्नर जाना चाह रहे थे मुंबई से देहरादून
उन्हें मंसूरी के एक कार्यक्रम में शरीक होना था, लेकिन उन्हें मुंबई हवाई अड्डे पर सरकारी विमान में नहीं चढ़ने दिया गया, रोक दिया गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम अभी चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से लौटकर फिर हम आपसे बात करते हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर कई तरह की बातें शुरू हुई है और कई लोग यह कह रहे हैं कि सरकार को किसानों की जो मांग है उस मांग पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वहीं भाजपा नेतृत्व का कहना है, भाजपा समर्थकों का कहना है कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी अगर यह बिल लागू रहा तो किसानों को बड़े फायदे होंगे। किसान जो लगातार आत्महत्या करने पर विवश थे, किसानों को जो विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उन सभी चीज़ों से किसानों को निजात मिलेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि सरकार की सोच सही है। सरकार चाहती है कि किसानों का भला हो। किसान के हित में अगर यह बिल लाया गया है तो सरकार को इस बिल को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए और किसानों के हित में ही काम करना चाहिए। इसी में राष्ट्र का भला है। अगर कहीं इस बिल में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, अगर इस बिल में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए और किसानों से मिल बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए और उन्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। बड़े किसानों को भी छोटे किसानों के दर्द को समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। सिर्फ हम सुखी हैं इसीलिए सारा जग सुखी होगा, यह कल्पना नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच नहीं बनानी चाहिए। बड़े किसानों को भी अपने छोटे किसानों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वो किसानों के साथ सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हैं और एक कॉल की दूरी का अर्थ यह होता है कि किसान जब चाहें वो बात करने के लिए प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सिर्फ नीयत साफ होनी चाहिए और समझने का जज्बा होना चाहिए। सरकार अगर बात सही कह रही है और अगर उन्हें लगता है जो कि उनका इसमें भला है, देश का अगर भला है, तो उन्हें सरकार की बात जरूर माननी चाहिए। किसी भी नेता के या किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि उनकी बात सही है, सरकार उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है,
तो संपूर्ण देश के किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। यह उनका अधिकार है, यह लोकतांत्रिक अधिकार है। भारत का संविधान भी ऐसा ही कहता है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें और सरकार तक अपनी आवाज़ को ले जाएं। लेकिन हमारा संविधान ये भी कहता है कि आपको अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है। जो काम 26 जनवरी को लाल किले में किया गया, दिल्ली में आकर जो उत्पात किया गया, जिस प्रकार से ट्रैक्टर से बसों को ठोकर मारी गई, जिस प्रकार से ट्रैक्टर लेकर सिपाहियों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से तलवार से वार किए गए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, इसका अधिकार भारत का संविधान किसी को नहीं देता है। किसान नेताओं को भी इस बात को समझना चाहिए और जो कुछ हुआ इसके लिए सरकार से सामूहिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार की बात को भी समझना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र सिर्फ सरकार का नहीं है, यह राष्ट्र आप सभी का है, हमारा है और हम सबको मिलकर इस राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाना है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि यह देश बड़े ही मुश्किल से आज़ाद हुआ और बड़े दिनों तक गुलामी यह देश ने झेला है। इस देश को आगे बढ़ने में जितने भी कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं वह एक संघर्ष के साथ बढ़ाना पड़ता है और अगर बढ़ते कदम को रोक दिया जाए या अस्थिर कर दिया जाए तो मंजिल पाने में बरसों बरस लग जाएंगे। भारत ने एक विकास की गति को पकड़ना शुरू ही किया है और अगर इस तरीके से देश में अराजकता का माहौल होगा, बाहरी शक्तियों को किसी भी रूप में समर्थन मिलेगा अंदर के लोगों के द्वारा, तो आप कल्पना कीजिए, आप यह सोचिए जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महाराणा प्रताप, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे 7.5 लाख वीर बलिदानियों ने जो बलिदान दिया, उनके बलिदान का क्या होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेंगे और आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। यह राष्ट्र आपका है। राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए आप जरूर आगे आइए। आप अपने छोटे किसानों के दर्द को भी समझिए और अपनी दर्द भी, अपनी मन में जो आपको शंका है उसे सरकार के सामने जरूर रखिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जो सरकार बनाने के लिए बहुमत की ज़रूरत होती है, लेकिन सरकार चलाने के लिए आम सहमति बनाने की ज़रूरत होती है। सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है और आप भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित कुमार शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार के विकास कार्यों पर चर्चा की। मंत्री श्री नितिन नवीन ने गुरुवार को पथ निर्माण विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार की जनता को हमारी सरकार से जो अपेक्षा है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और बिहार के विकास के लिए सेवा भाव से काम करेंगे। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने NCORD, मद्य निषेध, भूमि विवाद और खनन टास्क फोर्स से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आगामी पैक्स चुनाव, सरस्वती पूजा एवं मैट्रिक परीक्षा 2021 के संबंध में विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर बैठक की। इस दौरान उन्होंने डीजे और मूर्ति विसर्जन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार ने जिला समन्वय समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने 17 फरवरी से 3 मार्च 2021 तक प्रस्तावित आयुष्मान पखवाड़ा के सफल आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मनरेगा से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारियों को मानव दिवस सृजन का लक्ष्य 100% प्राप्त करने का निर्देश दिया। अररिया के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने समाहरणालय परिसर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय भवन में ईपिक क्यूसेक सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचकों की सुविधा एवं सहजता पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी की जिलाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेतिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जीएमसीएच को सुदृढ़ बनाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के तनकारा में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती एक सन्यासी, महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त थे। उन्होंने समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के अथक प्रयास किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को सर्वोच्च माना और वेदों का प्रमाण देते हुए ही उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया था। वेदों की ओर लौटो, ये उनका प्रमुख नारा था। इसके साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी स्वामी जी ने कई कार्य किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जीवन यात्रा के दौरान 5 ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की जो आगे चलकर सन 1857 की क्रांति के कर्णधार बने। स्वामी जी ने ही सन 1876 में स्वराज आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक द्वारा चलाया गया। ऐसे महान महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम शत शत नमन करती है। भड़काऊ मैसेज फैलाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ट्विटर से कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिसके जरिए फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज पर रोक लगाया जा सके। आपको बता दें कि शुक्रवार को दायर एक जनहित याचिका में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से ट्विटर पर भारत विरोधी और देशद्रोही पोस्ट की जांच के लिए मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि कई मशहूर लोगों के नाम पर फर्जी ट्विटर और फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं, जिनमें इन लोगों की असली फोटो का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते आम लोग इन अकाउंट से जारी मैसेज पर विश्वास कर लेते हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सुझाव देते हुए कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर का KYC किया जाना चाहिए ताकि सोशल मीडिया पर भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले पोस्ट शेयर करने वालों की आसानी से पहचान की जा सके। आपको बता दें कि सरकार भी इंटरनेट मीडिया की मनमानी पर रोक लगाने के लिए IT नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसकी जानकारी हाल ही में सरकार ने संसद को दी है। बता दें कि इन नियमों के आने के बाद डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। इसी के चलते राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने आम लोगों से बात की कि किस तरह इंटरनेट का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंटरनेट से हमें काफ़ी फ़ायदे हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें अगर किसी भी बिज़नेस की जानकारी चाहिए तो हम इंटरनेट पर सर्च करके उसका फ़ोन नंबर ले सकते हैं, उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम चाहते हैं किसी को भी बात करना, तो चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर, हम उसको फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। सर, इसके नुकसान ये हैं कि आज की डेट में फेक वेबसाइट बना रखी हैं लोगों ने, जिससे वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, और इसके काफ़ी सारे नुकसान है। बताना चाहूँगा, फेक साइट भी, सोशल साइट में भी काफ़ी नुकसान है, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में। इंटरनेट के फ़ायदे ये होते हैं कि जो हम नेट यूज़ करते हैं, हम कुछ भी ऐप यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम किसी ऐप से भी हम स्टडी वर्क या अकाउंट से जाने से रिलेटिव कुछ भी हो, हम सीधा ऐप भी डाउनलोड भी करें तो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना चाहिए, जिससे कि हम कुछ भी ऐड भी या कुछ भी ऐप हो, जैसे बच्चे के खेलने की चीज़ हो या बड़े से अकाउंट से रिलेटिव या एनीथिंग्स अदर कुछ भी हो, हमें ऐप डाउनलोड करना चाहिए, जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप वाइज देख सकें कि क्या क्या
फीचर है इसके अंदर, इस ऐप के अंदर, जिससे हम नेट से हम कुछ भी ट्रांजेक्शन या नेट बैंकिंग कुछ भी हो और वीडियो कॉल, फेसबुक कुछ भी कर सकते हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 और 22 का आम बजट पेश किया। बजट में सबसे ज्यादा तहरीर सरकार ने स्वास्थ्य पर दी, क्योंकि पिछले साल आई कोरोना महामारी के चलते देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बजट में एक तरफ आम लोगों को सोना चांदी से बनी चीजों में राहत दी गई, तो वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में वृद्धि की गई। इस बजट को लेकर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने लोगों से बात की। इस बजट को लेकर लोगों का क्या है नजरिया, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने जो बजट पास किए हैं 2021 में, उस बजट में आम जनता कितना खुश है और कितना नाखुश है, इस संदर्भ में बताएं। मैं आपको आपके माध्यम से, राष्ट्र सर्वप्रथम चैनल के माध्यम से जानकारी सभी को दे रहा हूं कि जो बजट केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, राज्य वित्त मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में जो ये बजट पेश किया गया है, इससे बढ़िया बजट, इससे लाभकारी, इससे कल्याणकारी, इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद भी इस तरीके का बजट पेश करना, इतना बढ़िया विजन, इतना बढ़िया उन्होंने एक सोच और योजनाएं लेकर आए हैं, और वो वाकई में हर समुदाय के लिए, हर वर्ग के लिए, हर राज्य के लिए, हर समाज के लिए इतनी बढ़िया योजनाएं लेकर आए हैं, इससे बढ़िया कल्याणकारी और अच्छा बजट नहीं हो सकता। जो देश का बजट आया है, एक आत्मनिर्भर भारत बनाएगा। देश के लोगों में थोड़ा सा वातावरण ये है कि भाई कुछ बेरोजगारी बढ़ी है, कुछ हॉस्पिटलों से इलाज नहीं हुए लोगों के। उसका कारण ये है कि कोरोना की वजह से ना हॉस्पिटल खुले, ना कारखाने खुले, ना कंपनियां खुली। इस वजह से थोड़ा सा हमारी जीडीपी जो है उसमें असर हुआ है। और देश के अंदर जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि सरकार ने 75 वर्ष के व्यक्ति को इनकम टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा, उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया है। इसके लिए मैं भी सम्मान करता हूं सरकार का। ये कई ऐसे काम किए हैं, इससे हमारा देश आत्मनिर्भर देश बनेगा और विश्व का गुरु बनने का काम होगा, और ये अच्छा है, बहुत अच्छा बजट है। बजट युगांतकारी है। इस बजट का प्रभाव आगे आने वाले दिनों में दिखेगा और इसकी वजह से भारत का विकास दोगुना होगा, निश्चित है। इस बजट को देख के ही मेरे समझ में आया कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने भारत के अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन का करने का तय किया हुआ है। कुछ विरोध की बातें मुझे सुनाई पड़ी, बजट पूंजीपतियों के लिए है, क्या है, ये बातें ही हास्यास्पद है। पूंजीपतियों के लिए कोई बजट हो कैसे सकता है? अगर किसी पूंजीपति के पक्ष में भी बजट होता है तो वो उस पूंजी का उपयोग फैक्ट्रियां बनाने में करेगा, उसका इन्वेस्टमेंट करेगा, किसान मजदूरों को उसे रोजगार मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, तो कहीं ना कहीं उसका तो फायदा ही होने वाला है। दूसरी बात जो इसमें हमने देखा है, 100 विद्यालय खोलने की योजना है, मिलिट्री विद्यालय, युगांतकारी है। मैं सोच नहीं सकता कि ऐसी थिंकिंग, ऐसी चिंता कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कर पाते हैं, हमारे वित्त मंत्री जी कैसे कर पाते हैं। उसी तरह से हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर है, रोड बनाने की व्यवस्था, 6 लेन या कुछ रेलवे की चीज़ें मैं देख रहा था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के विकास को बहुत तेज कर देंगी। इसलिए कुल मिलाकर जो हमने देखा, किसी भी रूप में देखने का प्रयास किया, बजट बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चलानी है, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर के लिए भी पॉलिसी बढ़ाने हैं, रेवेन्यू भी बढ़ाना है, तभी देश तरक्की, नहीं तो किसानों के खातों में पैसा कहाँ से जाएगा? अगर ये पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पैसा नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ से? ऊपर से आप गेहूं डालोगे तो आटा तभी आएगा। तो पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने जो भी बनाई है वो फेवर में ही बनाई है, कईयों को अच्छी नहीं लग रही है, पर बाई द पैसेज ऑफ टाइम सब खुश हो जाएंगे और सब देश तरक्की करेगा, सब खुशहाल होंगे, और यही मेरी आशा है कि भारत खुशहाल देश कहलाया जाए। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई देवियों का वर्णन किया गया है, जिनमें शीतला माता का भी विशेष महत्व बताया जाता है। और राष्ट्र प्रथम की टीम आज आपको दिल्ली के झंडा चौक में स्थित शीतला माता मंदिर के दर्शन करवा रही है। माँ शीतला मंदिर झंडा चौक से मैं अभी राष्ट्र सर्वप्रथम के लिए अपने दर्शकों से जुड़ा हुआ हूँ।
हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी जुड़े हैं। पुजारी जी, आपका शुभ नाम? मनुकृष्ण अवस्थी। अवस्थी जी, माँ शीतला के पूजन का महत्व बताएं और यहाँ यह मंदिर कितनी पुरानी है और कब कब पूजा का महत्व है, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये मंदिर कई सौ साल पुराना है। पहले इस मंदिर का छोटा सा रूप था ये। अभी इस 14 फरवरी 2021 को दो साल हो जाएंगे इस मंदिर को, जिसका जीर्णोद्धार हुआ था नवशक्ति समिति के द्वारा। और मंदिर में यहाँ के आसपास के सैकड़ों हजारों लोग आते हैं और अपने मनोकामना के लिए अपने मातेश्वरी से प्रार्थना करते हैं और अब मातेश्वरी उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और इनका मुख्य दिन पूजन का कब होता है? विशेष सोमवार और गुरुवार विशेष होता है। और भंडारा का आयोजन और कीर्तन भजन कब कब होता है? हर महीने की सप्तमी तिथि में, शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि आती है उसमें तो समिति के द्वारा कीर्तन होता है और वैसे कोई भी चाहे तो अपना कीर्तन करवा सकता है। और इनके पूजन करने से क्या क्या लाभ होता है, भक्तों को थोड़ा बताएं। मातेश्वरी शीतला माता की पूजा करने से तो अनेकों लाभ हैं। जो व्यक्ति जैसी मनोकामना अपने लेकर के आता है, मातेश्वरी उसकी मनोकामना वैसे ही पूरी करती है। और मातेश्वरी की पूजन करने से शीतलता तो मिलती ही है। अनेक ऐसे रोग होते हैं जो जटिल से जटिल रोगों का भी निवारण मातेश्वरी शीतला के पूजन से हो जाता है। जैसे चिकन पॉक्स होता है तो लोग आते हैं और शीतला माता के दर्शन कर तेल चढ़ाते हैं। टाइफाइड वगैरह हो जाता है, इन सब में मातेश्वरी का विशेष पूजन होता है और मातेश्वरी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। वशिष्ठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को बताता चलूँ कि कठिन से कठिन बीमारी अगर हो तो आप माता शीतला के शरण में आए, माँ का दिल से पूजन करें, माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। मैं राष्ट्र सर्वप्रथम के लिए मिहिर कुमार झा, झंडा चौक नरेला, शीतला माँ भवानी मंदिर से। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत का विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। कुछ विषयों में जो आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, शायद यही हम कम रह गए थे, जिसकी वजह से विश्व को हम वो नहीं दिखा पा रहे थे जो हम हैं। एक्चुअली जो हमने प्राप्त किया वो भी हम नहीं दिखा पा रहे थे। ये हमें बच्चों को बताना होगा और दुनिया को बताना होगा कि हम राष्ट्र सर्वप्रथम हैं और आगे तो बनेंगे ही और अच्छा तो बनेंगे ही बनेंगे, पहले से भी हम बहुत अच्छे हैं। ये हमें बच्चों में डालना होगा, ये हमें बच्चों को बताना होगा। इसके लिए जो भारत नैतिकता के लिए जाना जाता है उस बात को आगे लाना होगा। राष्ट्रीयता के पाठ हमें बच्चों को पढ़ाना होगा और हमारे बड़े लोगों ने, हमारे शहीदों ने या हमारे राजनेताओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो बच्चों को बताना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे राष्ट्र सर्वप्रथम बनने के लिए वे क्या योगदान दें? केंद्र सरकार जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोटिशः धन्यवाद। हाँ, एक विषय विभिन्न सरकारों के बारे में जो होके आ रहा है कि हमने एक प्रथा जो शुरू कर दी है मुफ्त बांटने की, किसी को भी कुछ भी दे देने की, वो मुझे लगता है कि उसमें कुछ सुधार आना चाहिए। हाँ, जो जरूरतमंद हैं उनकी सहायता हम जरूर करें। एक विषय और, जो जातिवाद को खत्म करना हम चाहते हैं, एक समानांतर समाज बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भेदभाव ना हो, उसमें एक समस्या आ रही है कि पहले क्या था, हमारे समाज में वो असमानता थी, कोई वर्ग ऊपर था कोई वर्ग नीचे था। वो असमानता तो हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन भाव का असमानता रह गया है। भाव में लोग मान के चल रहे हैं कि हमारी जाति है, हमारी जाति हो, और वो सरकारी कागजों में कहीं ना कहीं दिख जाता है। सरकार अगर इस तरफ ध्यान दे और अगर जाति पूछना बंद कर देने की प्रथा बन जाए तो हमारा भारत बहुत अच्छा है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में बताएं। भ्रष्टाचार ही एकमात्र बाधा है। लोगों ने भ्रष्टाचार को कई जगहों पे मान लिया है, लेकिन मैं अपने इस वक्तव्य को सुधार ऐसे करूंगा कि हमने फैलाया है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। ईमानदारी से काम करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। अगर मुझे आप समय देंगे और मेरे साथ घटी हुई घटनाओं को सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आपको लगेगा कि दुनिया में ईमानदार लोग ही हैं। अगर हम केवल भ्रष्टाचार की बात को कहना बंद कर देंगे ना तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा हमारा। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी ने डिजिटलाइजेशन और कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, उससे मैं महसूस करता हूं कि बहुत कम दिनों में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और फिर ये भारत बहुत अच्छा हो जाएगा। अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम